बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पंजाब की सियासत में इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसका मरकज वज़ीर आला मरियम नवाज का ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत ना बर्दाश्त करने का दो टोक ऐलान और उस पर अमल दरामद है। ये सिर्फ एक इंतजामी पॉलिसी नहीं बल्कि एक ऐसा फैसला है जो पार्टी के अंदरूनी ढांचे, इत्तेहादी सियासत और मजमूई गवर्नेंस मॉडल को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। ताज़ा वाकया सियालकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अचानक बरतरफी और गिरफ्तारी। वज़ीर आला ने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पेश किए गए ठोस शवाहिद की बुनियाद पर यह कदम उठाया, लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही एक भारी तनाज़े को जन्म दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं, इस बात के ऊपर नाराज हैं कि उनके सियासी गढ़ में इतना बड़ा इंतजामी फैसला उनसे मुशावरत के बगैर ही कर लिया गया। जरा ये भी बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने ना सिर्फ अपनी नाराजगी का इजहार किया बल्कि यहां तक कह दिया कि अगर इस अंदाज में फैसले होते रहे तो वो अपने ओहदे से अलग होने पर गौर कर सकते हैं, और इतलात ये भी थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ भी इतलात मंजर आम पे आई कि मरियम नवाज भी ऐसी ही पोजीशन के अंदर है। उन्होंने कहा कि अगर ये चीज ना हुई तो मैं भी इस्तीफा देने पर गौर कर सकती हूं, और ये मोतबर जराए बता रहे हैं। पंजाब हुकूमत की सख्त गीड गवर्नेंस पॉलिसी, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और अवामी रद्द-ए-अमल के पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए तो पहले ही कह चुकी है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों का यह गैर लचकदार मॉडल उनके लिए काबिल कबूल नहीं, और नून लीग के अपने कई सीनियर अराकीन भी ये समझते हैं कि सियासी मफाहमत के बगैर तवील मुद्दती हुक्मरानी मुश्किल हो जाएगी। इसी दौरान पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस में एक और महाज खुला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी इम्तियाज महमूद शेख ने 15 इजलासों की मुअत्तली के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और नाअहल करार दिए गए कई पीटीआई रहनुमा अपनी नाअहली के खिलाफ अपीलों के अंदर मसरूफ हैं। कानूनी महाज पे सबकी नजरें 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर हैं, जो अब समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। और यह समाअत सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी असरात भी रखती है, खासतौर पर उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। सवाल यह भी है कि क्या यह एहतजाज अवामी ताईद के ग्राफ को दोबारा ऊपर ले जा सकेगा या फिर सिर्फ बयानिए को जिंदा रखने की कोशिश साबित होगा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान हमलों में उमर अयूब साहब की जमानतों को मुस्तरद कर दिया है, और इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने यह दावा किया है कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान का नायकॉब गुम हो चुका है और वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे वीजा अप्लाई कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये खानदानी नौयत का मसला है, ये सियासी माहौल में एक नया तनाज़ा पैदा करेगा। ये तमाम वाकयात एक ही समत इशारा करते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस का मॉडल एक बड़े टेस्ट केस से गुजर रहा है। ब्यूरोक्रेसी को सियासत से अलग रखने का अज़्म और इत्तेहादी जमातों की नाराजगी, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, अपोजिशन की सड़कों पर वापसी की तैयारी और अदालती महाज पर जारी केसेस, ये सब आने वाले महीनों में ना सिर्फ पंजाब बल्कि विफाकी सियासत के तवाज़ुन को भी बदल सकते हैं। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम चंद साहब ने। चंद साहब, अगर देखा जाए मरियम नवाज साहिबा की ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत करने की जो पॉलिसी है उसको बर्दाश्त ना करने का जो फैसला है, आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नेंस मॉडल की तरफ कदम है या फिर अमली सियासत में ये रवैया मुश्किलात पैदा करेगा? लेकिन जी पहले तो ये क्या गारंटी है कि ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत की कोई वजूहात सामने आनी चाहिए ना, कि ऐसी क्या वजूहात है कि डिप्टी कमिश्नर या डीसी जो लगाए जाते हैं, जो सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी या उसका क्या मैकेनिज्म है, कोई मैकेनिज्म पब्लिक के सामने लाया जाए, कोई हमारे साथ देखा जाए, हम उसके ऊपर पब्लिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले अपनी जगह पे रो रहे हैं, फेडरल के अफसरान आपने ज्यादा प्रोविंशियल पे 18वीं तरमीम की वायलेशन कर रहे हैं आप, तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो नहीं रहे, लोकल गवर्नमेंट के फंड जो है वो आप पंजाब में इस्तेमाल कर रहे हैं, दूर दराज अजला के पैसे भी आप लाहौर में इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किसी और मकसद के लिए कर रहे हैं। तो मैं तो इसको नहीं कहूंगा कोई मेरिट बेस्ड पॉलिसी है कोई। अच्छा चंद साहब, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि एडीसीआर हटा दिया गया, खबरें ये चल रही हैं कि उसके ऊपर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है कि अगर इसी अंदाज में फैसले होने हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि अगर कंप्रोमाइज मुझे करना पड़ा तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगी। तो ये वाला ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, एडीसीआर ने 11 इलेक्शन करवाए हैं सियालकोट के, और 11 में से तकरीबन मेजॉरिटी इलेक्शन जो है वो फॉर्म 47 के उसने की है, और एडीसीआर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वहां ठेके दिए हैं, करप्शन भी बड़ी की है, इसमें कोई शक नहीं कि सियालकोट में वो उसने करप्शन भी की है। वो गोल्ड केस जो भी बना है, केस भी जेन्युइन बना है, जो पब्लिक की राय है, जो पब्लिक से मैंने खुद सियालकोट फोन करके पूछे हैं लोगों की बातें। अच्छा। और उसने करप्शन की अखीर की हुई थी, लेकिन क्या जिन लोगों को उन्होंने नवाजा है, जिन लोगों को वजह से उसने फॉर्म 47 बनाया है,
क्या उनके ऊपर भी एक्शन होगा, या सिर्फ एक एडीसीआर इशू नहीं है, बात है सिस्टम की, ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम की। हाउसिंग सोसाइटियां जो है हर जिला में तकरीबन मेजॉरिटी इलीगल है, और इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे कौन ले रहा है? वहां के डिप्टी कमिश्नर ही ले रहे हैं, एडीसीआर ही ले रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर अच्छे अफसरान आपने लगाने हैं, एक मैकेनिज्म बनाएं। आप जूनियर अफसरान को सीनियर्स की पोस्टों पे लगाएंगे, या किसी को एडीसीआर लगाने का आप क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्या है? और एक बंदा इतनी अरसा पे वहां बैठा क्यों रहा है, उसके ऊपर शिकायत जो थी तो क्यों बैठा रहा है? इसका मतलब है किसी की सिफारिश में बैठा होगा। अच्छा अगर चंद आज साहब, किसी आपने की कुछ सिफारिश ऐसा नहीं सुना चल है रही, कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी नशिस्त खतरे के अंदर है? कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हालिया दिए गए बयानात से, या जो उन्होंने एक हाइब्रिड निज़ाम की बात की उसके बाद जो है उनके बारे में आरा तब्दील हुई? देखिए जी, ये तो मुझे नहीं पता अंदर की खबरें उनके, ये उनके अपने घर के मामलात है, और पार्टनर्स इन क्राइम्स जो जो हैं वो ही जानते हैं। ये हम तो उसमें क्राइम पार्टनर्स नहीं हैं, पीपल्स पार्टी तो उसमें क्राइम पार्टनर्स नहीं है। तो वो जो क्राइम पार्टनर्स इनके होंगे वो ही बेहतर मुझे बता सकते हैं कि ख्वाजा साहब की सीट खतरे में है या नहीं है, जेन्युइन मैंडेट है कितना, किस किस की सीट जेन्युइन है। अब देखना तो ये है, यहाँ सब भी सीटें सब की आवाम में है, क्योंकि सबको पता है जो जेन्युइन जीता हुआ है उसको तो कॉन्फिडेंस है, जो नहीं जीता हुआ उसको पता है वो कैसे जीता है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कहना कि मेरिट पे ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर हो रहे हैं, हाँ अच्छे ऑफिसर लगाए गए हैं सूबों में, इसमें कोई शक नहीं। कंपैरेटिवली को बेहतर अफसर भी लगे हैं, ये मतलब मैं ये एडमिट करता हूँ। लेकिन एक बकायदा मैकेनिज्म बनाना ब्यूरोक्रेसी में, पब्लिक सर्विस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटिस्फाई करना, फेडरल के अफसरान का जो कोटा है उस कोटे के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग करनी, और जो जिसको आप फील्ड पोस्टिंग के लायक नहीं समझते उसको क्यों, फिर उसको फारग करें सूबे से। उसको अहम तनख्वाह गवर्नमेंट के अवाम के टैक्सों पे ले रहा है और सर्टिफाइड करप्ट भी है, लेकिन ये एक एक बंदे के पास चार चार चार्ज होना, ये कहाँ का मेरिट है? अच्छा चंद साहब, ये एक बंदा बताइए है वो जो उसके पास ग्रेवियंसेस 3 3। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, क्या वो कम हुए हैं? जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि कुछ अच्छे अफसरान भी लगाएं, क्या वो पुलिस कल्चर के हवाले से आपने जो बातें की, आपके अपने हलकों में तैनातियों के हवाले से भी बातें थी, ये गवर्नेंस के हवाले से भी मामलात थे, किसी हद तक उसमें कोई बेहतरी देखने में आई है? ये निजाम अभी भी वैसा ही चल रहा देखिए जी, हमारा तो बुनियादी इशू है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, है? क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट था कि 1 साल के अंदर इन्होंने इलेक्शन करवाने थे। लोकल बॉडीज जो फंड्स हैं, वो डिप्टी कमिश्नर कौन होते हैं लोकल काउंसिलों के फंड इस्तेमाल करने वाले? ये बुनियादी हमारा इख्तलाफ है। हम कहते हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन आप फौरन करवाएं, और वो अवाम के टैक्स की हिफाजत उनके अपने नुमाइंदे करें। पॉलिसी पूरी दुनिया में जिन्होंने भी तरक्की की है, जिस मुल्कों में भी बेहतर सफाई हुई है, बेहतर सैनिटेशन, बेहतर सफाई, सेहत का निजाम हुआ है, एजुकेशन हुआ है, वो लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के जरिए हुआ है। और आप अगर सिस्टम को आप अगर सिपाही की ट्रांसफर, नायब कासिद की ट्रांसफर भी चीफ मिनिस्टर लेवल पे लाएंगे, तो ये कौन सा गवर्नेंस मॉडल है कि सीएम सेक्रेटरीट ही सारा कुछ, डीजी खान के नायब कासिद की ट्रांसफर के लिए समरी नहीं, भी सीएम उसमें सेक्रेटरीट में उसमें आएगी। उसमें रुकावट क्या है सर? उसमें क्या रुकावट है? किस वजह से नहीं हो पा रहे? कोई कोई अपने इख्तियारात नहीं देना चाहता, एंजॉय कर रहे हैं इख्तियारात अपने, और जिसका मतलब है जो जहाँ इख्तियारात एंजॉय होते हैं वहां फाइनेंशियल बेनिफिट भी होते हैं, अच्छा सर, वहां एक प्रिविलेज चीज और पर्क्स भी बताइए, होते हैं। एक चीज और बताइए। ये अभी नशिस्तें कम हो गई नाअहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो मेरी कल बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से, तो वो ये कहते हैं कि अभी तो हमें कंफर्म नहीं है भाई साहब कि हमारी नशिस्तें कितनी रहेंगी। हमें तो ये मालूम पड़ रहा है कि हमारी एक आध जो है वो पीपल्स पार्टी से कम हो जाएगी। तो क्या फिर पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन बेंचेस पे बाकायदा अपोजिशन लीडर के साथ बैठ रही है? देखिए जी, अभी तो ऐसा कोई हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन नहीं हुई, ऐसे कोई मामलात में मैं हवा में कैसे बयान दे दूं आपको। तो जब कोई डिस्कशन होगी तो जरूर आपसे करेंगे। अभी हमारे अंदर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हमने अपोजिशन में बैठना है या कहाँ पे जाना है। हम जिधर बैठे हुए हैं फिलहाल तो उधर ही बैठे हुए हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। हम ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा जरूर है पार्लियामेंट की हद तक, लेकिन हम उनके जो अच्छे बुरे काम है वो उसके खुद जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। अब अगर यूटिलिटी तो स्टोर से ये लोग आपको तो निकालेंगे फिर तो सर हम क्यों? अपोजिशन बेंचेस पे बैठना तो सूट करता है ना? देखिए, मैं कबल अज वक्त आपको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि जिस पे हमारा होमवर्क मुकम्मल ना हो, वो इमेच्योर स्टेटमेंट होती है।
मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं आपको जिम्मेदारी से बयान दूंगा जब दूंगा। अच्छा, और जब तक मेरे इल्म में कोई बात आएगी तो फिर भी आपसे शेयर करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। अच्छा तो बच्चन साहब, मैं फिर अभी ये तक बताइए कि ऐसी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला जो है, अब बात पहले 5 अगस्त पे थी, अब 14 अगस्त पे आ गई है। फिर बात खान साहब के बेटों के हवाले से है कि वो नाइकॉप के जरिए पाकिस्तान आएंगे, तो पासपोर्ट उनके जमा करवा दिए गए हैं। अभी मौजूदा मंजरनामे में आपको ये लगता है कि अवामी रद्द-ए-अमल की शिद्दत वो हो सकती है जो 2022 या 2023 में थी, या फिर अब मजमूई तौर पे सियासी हालात बदल चुके हैं, वो मेन टियर लीडरशिप भी नहीं है? देखिए जी, जहां तक एहतजाज का तल्लक है, मैं समझता हूँ एहतजाज उस वक्त तक कामयाब नहीं होते जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस आपके साथ ना हो या कोई तकड़ा इदारा आपके साथ ना हो। इस माजी में तो यही रहा है। अब अगर पीटीआई ने एहतजाज करना है तो उनको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ऑन बोर्ड होना पड़ेगा और बैठ के अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाना पड़ेगा एक मुल्क के लिए, एक अवाम के लिए। जब अवाम को पता होगा कि हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पे कौन अमल कर रहा है, कौन डिमांड कर रहा है, तो अवाम यकीनन ओनरशिप देते हैं। और रह गई बात, अगर आप पुलिस के जरिए एहतजाज किसी का कंट्रोल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ जाता है। अगर आपने एहतजाज मतलब कि पुलिस लाठी चार्ज आपने 10 बंदों पे करें या आप 1000 पे करें, तो वो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है। तो जो इम्पैक्ट होता है अपोजिशन का या हुकूमत के ऊपर टेंशन, जो एक स्ट्रेस आता है गवर्नेंस का, वो जरूर आता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भी हुकूमतें जो है वो लाठी का जरा इस्तेमाल ज्यादा कर रही हैं, और लाठी का इस्तेमाल जब ज्यादा होगा तो फिर एहतजाज भी यकीनन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कहीं कम होता है, कहीं बढ़ जाता है, लेकिन लोगों में नफरतें बढ़ती जाती हैं। अच्छा इस सर, वक्त आपने मैच्योरिटी का गवर्नेंस मुजाहरा की बात की है, गवर्नेंस की बात की है कि मुतासिर होती है। अभी गवर्नेंस बेहतरीन है हुकूमत की? नहीं, आइडियल तो नहीं है, आइडियल तो नहीं है। अगर आप सरकारी मुलाजमीन के हवाले से देखें, इदारे बंद करने से गवर्नेंस बेहतर तो नहीं होती, किसान को जबा करने से गवर्नेंस बेहतर तो नहीं होती, लोगों को बेरोजगार करने से गवर्नेंस आप बेहतर तो नहीं कह सकते। आप चीनी इंपोर्ट करें फिर एक्सपोर्ट करें, उसी मुनाफाखोरों को आप पैसे दें, स्टाकियों को शराफिया पैसे कमाए, इससे आप गवर्नेंस को बेहतर तो नहीं कह सकते। गंदम आप किसान अपने किसान को पैसे ना दें और ब्राजील यूक्रेन के किसान को आप पैसे दें, तो ये गवर्नेंस बेहतर तो नहीं हो सकती। खाद की कीमत दुगनी हो जाए, इससे गवर्नेंस मैं कैसे कह सकता हूँ गवर्नेंस बेहतर है? तो नहीं, इसमें आप लोगों की जो इनपुट थी उसका आउटपुट क्यों नहीं निकला? जी, मैं जरा सवाल दोबारा। आप लोगों की जो इनपुट थी, आपके लोगों के जो ग्रीवियंसेस थे विफाक की सतह पे, वो उसका आउटकम क्यों नहीं निकला अभी तक? देखिए जी, आउटकम हमारे ग्रीवेंसेस थे, हमारे में एग्रीकल्चर के ऊपर इमरजेंसी की बात बजट में की गई थी हमारे साथ, वो उसके ऊपर अभी देखिए इस हुकूमत जब पुरसकून थोड़ा सा इसको बेहतर इसको हवा मिलती है ना, ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो ये फिर जब इसकी ऑक्सीजन बंद होती है तो फिर ये फौरन मुतालबात एक तो तस्लीम करती है। और पंजाब की हद तक तो बिल्कुल ही पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है, सही, पॉलिटिकल मशावरत नहीं है, पॉलिटिकल बिल्कुल उनको अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ, यानी पंजाब की हद तक मशावरत नहीं है, और वफाक की सतह के ऊपर जो ग्रीवियंसेस थे, जो बातें थी, वो इनपुट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चली जाती है। बहुत शुक्रिया अफजल चंद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, इसी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मंसूर अली खान साहब, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने वज़ीर आला पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक रखने की पॉलिसी और उसमें पार्टी के अंदर पैदा होने वाली कशीदगी पर बात की, मगर यह सिर्फ एक इंतजामी या शख्सी इख्तलाफ का मामला नहीं है, बल्कि इसके असरात विफाकी सियासत और इत्तेहादी हुकूमत के तवाज़ुन तक फैल चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नाराजगी महज एक ऑफिसर की तकर्री या बरतरफी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये उस सवाल को जन्म दे रही है कि क्या इत्तेहादी हुकूमत में फैसले वाकई मुशावरत से हो रहे हैं या मरकज और सूबा दो अलग समतों में चल रहे हैं। दूसरी जानिब अगर सियासी मंजरनामे को भी देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान 9 मई के मुकदमात में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, और इमरान खान की जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं, और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत उमर अयूब की दरखास्त को पहले ही खारिज कर चुकी है। इस सब के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया, जो मुमकिन तौर पर आने वाले हफ्तों में सियासी दर्जा हरारत को मजीद बढ़ा देगा। विफाक और सूबा, अगर इन महाजों के साथ साथ अगर देखा जाए तो जाती और खानदानी खबरें भी सुर्खियों के अंदर हैं। अलीमा खानूम के मुताबिक इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान पाकिस्तान आने के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट पे वीजा अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि उनका नायकॉप गुम हो चुका है। ये खबरें ना सिर्फ सियासी हलकों को बल्कि अवाम को भी एक नया मौजूए बहस दे रही हैं। इस वक्त सवाल यह है कि एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात हैं,
दूसरी तरफ एक मजबूत अपोजिशन का दबाव है। ये दोनों मिलकर किस समत में जा सकते हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी में गैर सियासी फैसले करने का आज़म बरकरार रह पाएगा या सियासी जरूरतें बिलाखिर गालिब आ जाएंगी? और 14 अगस्त का एहतजाज क्या सियासी तवाजुन को मजीद बिगाड़ सकता है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर और तजियाकार मंसूर अली खान साहब ने। मंसूर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर अली खान साहब, अगर मौजूदा मंजरनामे में देखा जाए तो इस वक्त जो मुदाखलत है या बर्दाश्त न करने की पॉलिसी है, ख्वाजा आसिफ साहब के मामले को अगर जरूरी तौर पर लिया जाए, आप क्या समझते हैं कि वो तुरप का पत्ता उन्होंने चल दिया जो रिजाइन करने का, और अभी तक मंजूरी नहीं उसकी हो सकी, ये ऊंट किसी करवट बैठ सकेगा या नहीं बैठेगा? देखिए, जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे की बात है तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से पिछले 24 घंटे में फोन पे बात हुई है और बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है। उसमें से बहुत सी चीजें जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, मैं तो वो तो मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कैटेगोरिकली उनसे ये बात पूछी कि क्या आपने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया। 3 दफा मैंने एक्चुअली ये सवाल किया, तो तीनों दफा उन्होंने कैटेगोरिकली मुझे इसका जवाब दिया कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। और मेरे ख्याल में इसकी निशानदेही आज एक और चीज से भी हुई है कि भारतीय एयर चीफ ने जो बयान दिया था, एक मजे का खेज झूठ जो उसने बोला था कि जनाब पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए गए हैं, उसके ऊपर उनका आज रद्देमल भी आया है। दूसरा, आज मतलब जो हफ्ता स्टार्ट होने लगा है परसों से, उसमें मुख्तलिफ सरकारी तकरीबात होंगी। 14 अगस्त का दिन होगा। आमतौर पर इन दिनों के अंदर जो है जो भी वजीर दिफा होता है उसकी प्रेजेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और खासतौर पर ये वो 14 अगस्त है जिसपे आपने पाक भारत जंग के अंदर पाकिस्तान की जीत को भी सेलिब्रेट करना है, तो उससे उनकी प्रेजेंस का भी पता लग जाएगा। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कोई इश्यूज चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। ये मैं आपको इसकी तस्दीक कर सकता हूँ कि बिल्कुल चल रहे हैं। मेरी जो खबरें आई भी हैं, बल्कि मैं नई चीज नहीं बता रहा, कि ATCR जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेके ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो है वो ये कंसर्न जरूर है कि इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और अगर वाकई कोई ऐसे ठोस सबूत होते तो फिर बेशक आप उसे गिरफ्तार कर लेते और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेते। लेकिन इस वक्त जो एज आई स्पीक टू यू, तो इस वक्त इस चीज का स्टेटस ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का मौकफ इस मामले में ये है कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो लेने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो लेने दें। अगर वो कसूरवार है तो ठीक है, उससे सजा होनी चाहिए, अगर वो बेकसूर है तो उसे रिहा कर देना चाहिए। अच्छा मंसूर भाई, आप इसमें क्या समझते हैं कि ये शिकंजा तो नहीं कसने की बात नहीं? बुखारी साहब के बकौल वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब के मामलात जो हैं वो काफ़ी गंभीर दिखाई देते हैं। एक जो उन्होंने हाइब्रिड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया इस सेटअप के लिए, उसके बाद भी उनके बारे में आराम मुख्तलिफ पाई जाती हैं मुख्तलिफ हलकों में, तो ये भी हो सकता है कि वजारत जो है वो उनसे ले ली जाए। क्या इसमें कोई हकीकत दिखाई देती? देखिए, मेरे ख्याल में जाहिर बात है, अगर ऐसा होता है कि उनसे वजारत ले ली जाती है या वो इस्तीफा दे देते हैं या कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, तो ये बहुत बड़ा धचका होगा। ये छोटा धचका नहीं होगा, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पहले साल के अंदर ही जो है असद उमर साहब ने जो है वो उनको हटा दिया गया था। उस वक्त वजीर खजाना थे, उस ओहदे से हटा दिया गया था। तो ख्वाजा आसिफ साहब को भी या हटा दिया जाता है या वो इस्तीफा देते हैं, तो ये उस झटके से कम नहीं होगा। जहां तक बात हो कि हाइब्रिड निजाम के बोलने की है, तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रियलिटी चेक है, रियलिस्टिक बात है कि ये हाइब्रिड निजाम है। इसको तो मेरे ख्याल में आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आपके यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट बैठे होंगे आपके चैनल में वो भी सारे इस बात को मानते होंगे। हाँ, अगर उसके सुनने में या इस चीज के एक्सेप्टेंस के ऊपर जो है वो एतराज है, तो वो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये तो पूरा पाकिस्तान मानता है इस बात को कि वाकई एक ही हाइब्रिड निजाम है। लेकिन जाहिर बात है, एक विफाकी वजीर की जानिब से इतना बड़ा बयान आना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की एक पुरानी आदत है, जो कि जाहिर बात है, मैं उनको पिछले कई साल से, कम 6-7 साल से तो मैं उनके इंटरव्यूज कर रहा हूँ और उनसे गाहे बगाहे राब्ता भी रहता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, एक बड़े ब्लंट किस्म की शख्सियत हैं। नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, वो उनके सामने जो उनके ख्यालात होते हैं वो बोल देते हैं। वाकया आपके साथ शेयर करता हूँ कि PDM बनी थी और उसमें PDM और ये वो PDM वाली थी जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो PDM बनी थी। और उसको बने हुए अभी सिर्फ मेरे ख्याल में 3 या 4 दिन हुए थे और ख्वाजा साहब मुझे इंटरव्यू दे रहे थे। तो उस इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल आखिर में जाके उन्होंने 2 लाइनें बोल दी जिसकी वजह से बड़ा एक तूफान आ गया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि मैं आज भी ये कहता हूं कि मैं आसिफ अली जरदारी पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अब अभी अभी इन 3 बड़ी जमातों का, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF का आपस में इत्तेहाद हुआ था, ये PDM बनी थी और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दे दिया कि आसिफ अली जरदारी पे मैं भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे याद है कि उस इंटरव्यू के बाद जैसे ही वो इंटरव्यू ऑन एयर गया, तो अगले 1-2 घंटे के अंदर एक तूफान आ गया था। मुझे पीपल्स पार्टी से कॉलें आना शुरू हो गई, नून लीग से आना शुरू हो गई कि ख्वाजा आसिफ ने ये किस तरह कह दिया, क्यों कह दिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब उस वक्त लंदन में होते थे, नवाज शरीफ साहब को बीच में जंप इन करना पड़ा। लेकिन
ख्वाजा साहब का यही मौक़िफ़ था कि मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ, मेरी अपनी राय है, मैं नहीं ट्रस्ट करता आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर। तो ये ब्लंटनेस जो है वो कुछ जगहों के ऊपर आपकी फ़ेवर में भी जाती है और कुछ जगहों के ऊपर आपको इसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। एंड मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ दोज़ मोमेंट्स जो ख्वाजा आसिफ साहब की ज़िंदगी में, सियासी अच्छा ज़िंदगी में चलें, आया जहाँ है, पे आपने क्योंकि अब ब्लंटनेस जो है वो बात कर दी है एतमाद के हवाले से, तो अभी मौजूदा जी। निज़ाम में आपको इन दोनों जमातों का एक दूसरे पे एतमाद दिखाई देता है? क्योंकि माजी करीब में तो गोलाबारी एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा करते रहे और फिर यहाँ तक नौबत आई कि शायद ये जो है वज़ीर आज़मशिप तब्दील हो जाए और ऐसा कोई सेटअप बना हुआ था। तो अब एतमाद साजी की फ़ज़ा इन दोनों जमातों के दरमियान कैसी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना कि ज़हन में रखिएगा, ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है लफ्जी गोलाबारी करते रहे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। पंजाब के अंदर जो है खास तौर पे पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं, उनके गवर्नर के जरिए जो है वो रिजर्वेशंस जो है वो प्रोवाइड भी की जाती है, लेकिन इनको बॉन्ड करने वाला, इनको जोड़ने वाला जो ग्लू है ना, उसका नाम इमरान खान है। अच्छा। वो इमरान खान जो है वो इन दोनों को इकट्ठे रखने पे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने पे, एक दूसरे के ऊपर जो है साथ चलने के ऊपर मजबूर करेंगे। तो क्योंकि इनको पता है कि अगर जिस दिन ये अलग हुए तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए फेवर्स का आगाज हो जाएगा। मैं इस चीज को इतना कुछ सीरियसली नहीं लेता। हाँ, अनलेस और अनटिल इन दोनों में से कोई एक इत्तेहादी जो है वो मौजूदा सेटअप, ये जो हाइब्रिड निजाम है, उसको अगर नागवार गुजरना शुरू हो जाए और उसको उसके साथ चलना मुश्किल हो जाए, हम्म। तो फिर वो और बात है अगर आपस में इख्तिलाफ हो जाए। लेकिन आपसी इख्तिलाफ, वैसे एक दूसरे का इख्तिलाफ जो है ये बर्दाश्त भी करेंगे और मजबूरी के तहत एक दूसरे के साथ चलेंगे भी। चलें, बवजह मजबूरी अगर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। दूसरी तरफ से उमर अयूब साहब की जमानत जो है वो मुस्तरद हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार रहनुमा जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं, उनको सजाएं हो चुकी हैं। तो क्या मुस्तकबिल करीब में इनके लिए कोई कंफर्ट जोन पैदा हो सकता है या फिर इनकी मुश्किलात में अब इजाफा ही नजर आता है? देखिए, मैं चलिए खबर की बुनियाद के ऊपर आपके साथ ये बात शेयर कर देता हूँ कि मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से हालात कुछ ज़्यादा अच्छे अभी भी नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। और ये मैं पिछले 24 से 48 घंटों में अपने सोर्सेज़ से गुफ्तगू करने के बाद ये आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे हालात बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि शायद पीटीआई के लिए कोई ब्रीथिंग स्पेस निकलेगी आने वाले दिनों में, और जो होना था शायद वो हो चुका है। यानी कि जो उमर अयूब साहब, शिवली फराज साहब, अहमद खान बच्चर साहब, ज़रताज गुल साहिबा, इन सबको जिस तरह नाअहल किया गया, तो शायद अब ये आंधी थम गई है और आगे तूफान जो है वो शायद ऐसा नहीं होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक सीरीज का आगाज हुआ है और ये सीरीज अभी आगे भी चलेगी, और इस सीरीज का इख्तिताम जो होगा, जो आखिरी ओवर होगा, वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के नाम के ऊपर ही होगा। इवन दो अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मामला किसी तरह रिजॉल्व हों, पीटीआई के लिए कोई स्पेस निकले, लेकिन फिलहाल मैं खबर की बुनियाद के ऊपर आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मुझे वो स्पेस फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो खान साहब के बेटों की आमद के बाद आप मंजरनामा किस हद तक तब्दील देखते हैं? इनकी हीट कितनी देखते हैं? तहरीक को तकवीयत देखते हैं या फिर ये सिर्फ एक खानदानी मुलाकात या रस्मी मुलाकात से ज्यादा और कुछ नहीं होगा? देखिए, मेरे ख्याल में ये डिपेंड करेगा कि उनके बच्चों की एंट्री होती किस बुनियाद के ऊपर है। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है कुछ एश्योरेंसेस, कुछ गारंटीज के बगैर उनकी पाकिस्तान आमद नहीं होगी। सही। या तो उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी एक्चुअली बड़ा स्मार्टली खेल रही है इस चीज़ को। उनको पता है इस बात का कि नाइकॉप के ज़रिए भी उनकी एंट्री हो सकती है। नाइकॉप के लिए उनका ये कहना कि जी एक का गुम गया, एक का मिल नहीं रहा। इसका मतलब है दोनों के गुम गए ना। अगर एक का गुम गया और एक का मिल नहीं रहा, इसका मतलब यही है कि दोनों के नाइकॉप्स गुम गए हैं। तो नाइकॉप रिप्लेस हो जाते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके कोई बैरून मुल्क मुकीम रिश्तेदार हों या दोस्त हों, वो आपको बता सकते हैं कि नाइकॉप गुम होने की सूरत में कितनी देर लगती है। मेरी एक्चुअली इस बारे में भी एक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि नाइकॉप बनवाने में कितनी देर लग जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसके 2 तरीके होते हैं, एग्जेक्टिव और नॉर्मल, और अगर एग्जेक्टिव आपने बनाना हो तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको नाइकॉप मिल सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सही। लेकिन पाकिस्तान तरीके साहब ने भी, या लीमा खान साहिबा ने भी बड़ा स्मार्टली इस चीज को खेला कि जी हमने पासपोर्ट जमा करा दिए हैं, वीजा आप दें। अब वो वीजा देने के हवाले से उनको भी पता है कि वीजा के लिए जो है वो वजारत दाखिला की अप्रूवल आएगी, वजारत खारजा की अप्रूवल आएगी, बड़ा एक लंबा दफ्तरी मामला है, और इस चीज को लिंगर ऑन भी किया जा सकता है। नाइकॉप के जरिए, अगर नाइकॉप आपके हाथ में हो, आपने सिर्फ एक टिकट कटानी है और आपने इस्लामाबाद, कराची या पेशावर आपने लैंड करना है, एंड यूल बी इन पाकिस्तान। लेकिन आएंगे वो किस बुनियाद के ऊपर, ये मामला तय हुए बगैर मेरा नहीं ख्याल कि उनकी यहाँ पे एंट्री होगी। सही। और वो तय होने में क्या डिसाइड होता है कि क्या वो सिर्फ अपने वालिद से मिलने के लिए आएंगे या किसी सियासी जद्दोजहद के हवाले से आएंगे। अगर तो वो किसी सियासी जद्दोजहद के हवाले से आते हैं तो ये माने या ना माने, लेकिन इमरान खान साहब के बच्चों का ग्राउंड के ऊपर होना, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उन जलसों का, जुलूसों का, रैलियों का हिस्सा होना डेफिनेटली डेफिनेटली एक क्राउड पुलर होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
बेशक वो तकरीर ना करें, बेशक वो कमेंट्री ना करें, लेकिन उनका सिर्फ स्टेज के ऊपर बैठे होना ही जो है वो डेफिनेटली एक क्राउड पुलिंग टैक्टिक जरूर होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके के ऊपर उनकी सिक्योरिटी का रिस्क लेते हुए या इन सियासी मामलों को रिजॉल्व करते हुए इन बच्चों की पाकिस्तान आमद के लिए तैयार होगी या नहीं, या वो कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरा ख्याल में मुझे मौजूदा सूरत हाल के अंदर फिलहाल वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कदम उठाना चाहेगी। यानी इस वक्त अहम यह है कि कासिम और सलमान की आमद किस वक्त में पाकिस्तान में होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये रिस्क ले सकती है उनको अवामी तौर पर मुतारिफ करवाने में। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सियासी मंजरनामे के बाद बैनुल अक़वामी मंजरनामे में बात करेंगे। मंसूर अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन दुनिया की सियासत एक तेज रफ्तार शतरंज की बाजी खेल रही है और हर चाल के साथ ताकत के तवाज़ुन में हलचल मच रही है। पुराने इत्तेहादी नए फरीक तलाश कर रहे हैं, तजारती मुआहदे स्ट्रेटेजिक हथियार बन रहे हैं और अस्करी ताउन की लाइन्स नए सिरे से खींची जा रही हैं। इस बदलते मंजरनामे में पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर मुलाकात, हर मुआहदा और हर बयान न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत के हिसाब किताब को बदल सकता है। इसी पस मंजर में अगस्त के महीने में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का अमेरिका का दूसरा अहम दौरा मुतवक्के। इस शेड्यूल का सबसे हसास और स्ट्रेटेजिक लम्हा वो होगा जब वो सेंटकॉम का दौरा करेंगे, एक ऐसा कमांड सेंटर जो मशरक़ वस्ता, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में अमेरिकी अस्करी ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी है। दौरे की हतमी तारीख फिलहाल बताई नहीं गई, लेकिन यह तय है कि ये मुलाकातें अमेरिकी अस्करी क़यादत, पेंटागन और वाशिंगटन के पॉलिसी साज टीम के साथ बराह रास्त राब्ते का नायाब मौका होंगी। भारत में इस दौरे ने पहले ही खलबली मचा दी है। नई दिल्ली के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स और मीडिया में यह बहस जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान को इस हसास वक्त में अमेरिका की यह हाई लेवल एक्सेस किस तरीके से मिल रही है, खासतौर पे जब खुद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात, रूसी तेल की खरीदारी, तजारती तनाज़ात और एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पर इख्तलाफात के बायस दबाव के अंदर है। लेकिन मामला सिर्फ पाक अमेरिका ताल्लुकात का नहीं, आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। मोदी तवील वक्फे के बाद चीन का दौरा करने जा रहे हैं, एक ऐसा कदम जो बीजिंग और नई दिल्ली ताल्लुकात में बर्फ पिघलाने या मजीद पेचीदगियां पैदा करने, दोनों में से कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुमकिना मुलाकात की खबरें गर्दिश में हैं, जो अगर हो जाती हैं तो यूक्रेन तनाज़ा और मगरबी इत्तेहाद के बयानी में भारी असर पड़ेगा। नए आलमी ब्लॉक्स और इत्तेहाद उभरते जा रहे हैं, पुराने इत्तेहाद अपनी पोजीशंस तब्दील कर रहे हैं और आलमी ताकत का मरकज मगरिब से मशरिक की तरफ खिसकने की बहस फिर से तेज हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस आलमी पार शिफ्ट में एक स्ट्रेटेजिक विनर के तौर पे उभर रहा है या ये सब कुछ महज वक्ती जुग्राफियाई फायदा है। इसी पे बात करेंगे। मंसूर अली खान साहब की तरफ बढ़ते हैं। मंसूर अली खान साहब, फील्ड मार्शल का अगस्त का जो दौरा मुतवक्के है, ये दौरा आप खास तौर पे अगर सेंटकॉम तक रसाई की बात करें, पाकिस्तान की अस्करी और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के लिए कितनी अहम सिचुएशन? देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, ये बड़ी इंटेलिजेंटली जो है वो इसे प्ले किया गया है और इसमें पूरी टीम को मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों या वजीर खारजा इसहाक डार साहब हों, सबने अपना अपना एक किरदार अदा किया है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो बैनुल अक़वामी जो मामलात होते हैं ना, ये मफादात की बुनियाद के ऊपर होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर नहीं होते कि वन फाइन डे डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया है, तो इसलिए इतनी ठंडी हवाएं जो है वहां से चल रही हैं। जाहिर बात है उनके मफादात हैं और जो वो पोजीशन इंडिया के अगेंस्ट ले रहे हैं उनको भी इस बात का पता है कि इंडिया को मजीद तकलीफ देने के लिए, इंडिया को हर्ट करने के लिए भी उनको सबसे आसान तरीका है कि आप पाकिस्तान की फेवर करें। एक पॉइंट ये है। दूसरी बात, जारी बात है, मेरे ख्याल में खारजी मामलात के हवाले से पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप की खिदमात थी, जो उसने कहा कि जी हमने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, अब तक तकरीबन 32 से 33 दफा ये बात कह चुका है कि जी मैंने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर करवाया। पाकिस्तान ने उसे एक्नॉलेज किया, लेकिन इंडिया आज तक उस बात को नहीं मानता। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो हर मामले को बड़ा पर्सनली लेता है, वो चाहे उसकी लोकल पॉलिटिक्स हो या बैनुल अक़वामी मामलात हो। अगर उसकी खिदमात को या उसकी बात को या वो जो कुछ कह रहा है अगर आप उसको सेकंड करते हैं तो उसके डिविडेंड्स मिलते हैं। और पाकिस्तान ने उसकी बात को सेकंड किया है, उसके मौक़िफ़ को सेकंड किया है, सपोर्ट किया है। इवन दो मतलब जारी बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का आगाज किया था और जब उसकी मियाद का आगाज हुआ था, तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी रिजर्वेशंस थी कि ये किस तरह रिएक्ट करेगा, बहुत अनप्रेडिक्टेबल किस्म का ये शख्स है। लेकिन नाउ आज जब इस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स अच्छे खेले हैं, अभी तक ये चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। ये कितनी देर तक आगे चलेगा, तब तक होगा, क्योंकि माजी के अंदर भी अगर आप तारीख उठा के देखें पिछले 78 साल की, तो उसमें पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप जो है ना, वो लव हेट रिलेशनशिप रहा है। कभी करीब आए हैं तो बहुत करीब आए हैं, और अगर दूरियां हुई हैं तो इतनी दूरियां हुई हैं कि वहां के सदर ने यहाँ के वजीर आजम को फोन करना भी मुनासिब नहीं समझा इमरान खान साहब के दौर के अंदर। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि 10 दिन के अंदर अंदर मार्को रूबियो 2 दफा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को फोन करते हैं। सो एक रिलेशनशिप का आगाज है,
कितनी देर तक चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बायलैटरल ट्रेड है, दो तरफा मफादात हैं, दोनों तरफा मफादात को किस तरीके से हल किया जाए, वहां पे सवाल ये है कि तेल के लेके जिस तरह का बयानिया अपनाया गया है और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे इसको बड़ी हीट मिली है, क्या आप ये समझते हैं कि ये देरपा मुआहिदा हो सकता है या जमीनी हकायक के मुतरादिफ हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तक तो ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें, मतलब ये तो अभी तक सिर्फ एक ऐलान है ना कि जनाब तेल की दरियाफ्त होगी और उसके बाद जो है वो हम मिल के यहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से तेल निकलना शुरू होगा। फिलहाल तो ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अभी तक तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। अब हमने इस किस्म के बयान जो है, मुझे याद है इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत से होते थे, फलां जगह से गैस निकल आएगी, फलां जगह से तेल के कुएं निकल आए हैं और उसके बाद देखिएगा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की शुरू हो जाएगी। सो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्केप्टिकल हूं इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन जब तक मैं कम से कम कोई चीज ऑन ग्राउंड नहीं देखूंगा जहां पे मुझे वर्किंग सिस्टम नजर नहीं आएगा, ड्रिलिंग शुरू नहीं होंगी, ऑयल फील्ड्स के बारे में पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि कम से कम पब्लिक डोमेन के अंदर तो ये कहीं नहीं है। अब आम तौर पे ठीक है, इसके ऊपर सीक्रेसी के अंदर भी काम किया जाता है, इस किस्म की चीजों के जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं या इसको सैटेलाइट्स के जरिए जो चेक किया जा रहा होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। अक्सर औकात पब्लिक डोमेन में नहीं होती बातें, लेकिन कम से कम जब तक ये चीजें पब्लिक डोमेन में नजर ना आना शुरू हो और उसके उस पहिए के चलने के बाद इसके फवायद जो है वो पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम तक ना पहुंचना शुरू हो, मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। अच्छा, अगर इस पे अगर देखा जाए इसी रिलेशन के ऊपर जो पाक अमेरिका ताल्लुक इस वक्त है, आप क्या समझते हैं कि भारत चाइना के किस हद तक करीब होगा? मोदी का मुतवक्का दौरा चाइना का और फिर ट्रंप की मुतवक्के मुलाकात पुतिन के साथ, हम आलमी डिप्लोमेसी में किस हद तक हॉटस्पॉट के अंदर मौजूद है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ना आपको 1 मिनट के लिए सबसे पहले जरा उसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो ये चाहता है कि मेरा हिस्ट्री के अंदर नाम जो है ना वो गोल्डन वर्ड्स के साथ लिखा जाए। मैं एक ऐसा अमेरिकी सदर जो है मैं साबित हूं जो हर जगह पे जो है वो जंगें रुकवा रहा है। मतलब अभी तक वो अगर आप उठा के देखें तो मेरे ख्याल में कम से कम 3 जंगों का क्रेडिट वो ऑलरेडी ले चुका है कि मैंने इसको जो है मैं खत्म करवाया है। इजराइल ईरान की बात हो, पाकिस्तान इंडिया की बात हो, अब वो ये भी चाहता है कि मैं रशिया और यूक्रेन की वॉर के हवाले से भी क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। तो इस सारे मामले के अंदर आपको उसके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो इस बुनियाद के साथ वो आगे चल रहा है। अब इसी सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया इसकी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर एक हर्डल के तौर पे सामने आता है। वो जो उसने अपने ज़हन में प्लान बनाया हुआ है, वो समझता है कि इंडिया मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, मुझे रेजिस्ट कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे वो क्रेडिट नहीं दे रहा जो मुझे उसे देना चाहिए। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया के पास ऑप्शन भी सिर्फ अगर बचती हैं तो वो अल्टीमेटली उसके बाद रशिया और चाइना बनता है। अच्छा, रशिया के हवाले से भी इंडिया ने जो है अपनी जो पोजीशन ली थी रशिया और यूक्रेन की वॉर के दौरान, तो इंडिया ने कहा था कि हमारी न्यूट्रल पोजीशन होगी, ना हम रशिया की साइड लेंगे ना यूक्रेन की साइड लेंगे। रशियंस ने एक्चुअली उस वक्त इस बात को बहुत माइंड किया था, और जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी तो रशिया की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया था। और उस वक्त इंडिया को इस बात की बड़ी चुभन थी कि रशिया ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया। चाइना का जहां तक ताल्लुक है, आप सिर्फ इंडिया का दोगलापन इस बात के ऊपर देखिए कि जब वो जंग खत्म हुई थी 4 दिन की, तो इन्होंने टर्की के खिलाफ एक पूरा महाज खोल दिया था और इन्होंने इस बात के ऊपर एतराज किया था कि जी पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं वो टर्की से आए थे, तो हमें टर्की के अगेंस्ट चलना है। इन्होंने अपने बॉलीवुड को कह दिया आप वहां पे जो है फिल्में शूट करना बंद कर दें। टर्किश कंपनी एक इनके एयरपोर्ट के ऊपर सर्विसेज देती थी, उसे उन्होंने बेदखल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट उसका कैंसिल कर दिया। लेकिन जहां तक चाइना की बात आती है, चाइना के साथ ये लोग जंग भी कर चुके हैं। जो इनके जहाज गिरे वो उसमें J-10C जो पाकिस्तान का जहाज है उसने अपना एक किरदार अदा किया। चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप जो है वो मतलब पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है। लेकिन इंडिया इतने टाइट स्पॉट के अंदर फंस चुका है कि आप वो जैसे कहते हैं ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो इनको चाइना को भी जो है वो अपना बाप बनाना पड़ेगा, उनको वो जगह देनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। आप उठा के देखिए ना, अमेरिका के साथ नाराजगी, कनाडा के साथ नाराजगी, पाकिस्तान के साथ लड़ाई, बांग्लादेश के साथ नाराजगी, सारे मुल्कों के साथ तो इनकी नाराजगी है। तो फिर मेरा एक सवाल ये है कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट में पाकिस्तान की पोजीशन कहां पे है? हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है, बहुत सारी बातें हैं कि अगर अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे तो चाइना की सरमायाकारी कम हो जाएगी, किस किस को नाराज करेंगे। ब्रिक्स के खिलाफ पूरा महाज अमेरिका ने खोला हुआ है। तो हम स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट में सारी जगहों के ऊपर अगर हम देखें तो अभी भी कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके साथ सिवाय भारत के हमारी कोई मुंहमारी हो या उसके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हुए हों। तो इसमें हम कहां पे हैं और कितने मौकों पे हम मजीद फायदा उठा सकते हैं? देखिए, ये जो बैलेंसिंग एक्ट होता है ना फॉरेन डिप्लोमेसी के अंदर, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। खास तौर पे जब तनाज़ात सामने आते हैं, जंगें सामने आती हैं, तो उस दौरान एक बैलेंसिंग एक्ट रखना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप ईरान, इसराइल और अमेरिका के हवाले से जो एक जो 3 डायमेंशनल ये जो वॉर हुई थी, उसके अंदर तो बहुत जबरदस्त अपना बैलेंसिंग एक्ट रखा। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक लंच किया।
लेकिन ईरान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा भी किया, ईरान भी पाकिस्तान को एक्नॉलेज करता है, बट विज़ चाइना एंड अमेरिका ये एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये दोनों बड़ी सुपर पावर्स जो हैं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हुई हैं और इस वक्त पाकिस्तान के दोनों के साथ ही ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सीपैक के हवाले से हम सब जानते हैं कि चाइना की किस तरह की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑलरेडी इस बात का ऐलान कर चुका है कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और ऑयल के हवाले से जो है हम ड्रिलिंग करेंगे। सही। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टेस्ट फॉर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री, और क्या वो इसमें से निकल पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर ये निकला है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी। यानी सिफारती महाज के ऊपर इस वक्त जो पेचीदगी है उसमें से पाकिस्तान बाहर निकल आया तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मंसूर अली खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।